कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जोडिएक है, जो जिमी नाम के आदमी का अपहरण करके उसे कब्रिस्तान ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह उसे बंदूक की नोक पर ले जाकर अब जिमी कब्र खोदना शुरू करता है, लेकिन उसे कब्र के अंदर से एक हाथ निकलता हुआ दिखाई देता है। अभी जिमी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही जोडिएक उसे गोली मार देता है, लेकिन वह इस बात से काफी हैरान होता है कि जिमी गोली लगने के बाद भी बच जाता है, इसलिए वह उस पर और भी गोलियां चलाने लगता है। लेकिन इतनी गोलियां लगने के बाद भी जिमी को कुछ नहीं होता। अब मौके का फायदा उठाकर जिमी उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे गोली मार देता है, जिससे वह मर जाता है। इसके बाद जिमी कब्र खोदकर उस व्यक्ति को बाहर निकालता है, लेकिन उसे देखकर वह काफी हैरान होता है, क्योंकि वह एक लड़की है और अभी भी जिंदा है। वह लड़की जिमी को बताती है कि उसका नाम सोफिया है। अब जिमी सोफिया से पूछता है कि वह कब्र के अंदर जिंदा कैसे रह सकती है, लेकिन सोफिया उसके सवाल का जवाब नहीं देती और वहां से निकलने लगती है। इसके बाद वह एक कपल की कार में बैठ जाती है और जिमी भी उसका पीछा करता है। वह वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, कार में विस्फोट हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस विस्फोट में भी दोनों की जान बच जाती है, लेकिन उनके कपड़े पूरी तरह जल जाते हैं। यह देखकर जिमी को समझ आ जाता है कि जब जोडिएक ने उस पर गोली चलाई थी, तब सोफिया का हाथ उसकी टांग को छू रहा था, जिसके कारण उसे कुछ नहीं हुआ और उसने सोफिया को कार के अंदर भी पकड़ रखा था। इस कारण धमाके का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब वह अपने और सोफिया के हाथों में हथकड़ी लगा देता है ताकि वे मरने से बच सकें। यहां से हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां जिमी अपने दोस्त गैरी से बात कर रहा है। गैरी उसके साथ है। गैरी उसे बताता है कि हमें माल से भरे एक ट्रक को एक जगह पर पहुंचाने के लिए काफी पैसे मिलेंगे। इसलिए जिमी मान जाता है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। अब दोनों उस ट्रक को चलाते हैं। यहां गैरी जिमी को ट्रक के अंदर छोड़कर पैसे लेने चला जाता है। गैरी के जाने के बाद जोडिएक यहां आता है, जो जिमी को किडनैप कर लेता है और कई दिनों तक उसे प्रताड़ित करता है। इसके बाद वह उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाता है, जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब कहानी वर्तमान में आती है और हमें दिखाया जाता है कि जिमी अपने दोस्त गैरी को कॉल करता है। गैरी उसे बताता है कि मुझे पैसे मिल गए हैं, इसलिए तुम भी अपना हिस्सा लेने आ सकते हो। लेकिन जाने से पहले जिमी अपने पिता से मिलने जाता है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, और उन्हें देखकर उसे पता चलता है कि उनकी हालत बहुत खराब है। जिमी का पिता उसे देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन जिमी उसे बताता है कि जब तक यह लड़की उसके साथ है, उसे कुछ नहीं हो सकता। अब जिमी अपने दोस्त गैरी के पास पैसे लेने जाने लगता है, क्योंकि उसे अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन तभी एक कार आती है और दोनों जिमी और सोफिया को उड़ा देती है। लेकिन इस कार दुर्घटना में भी उन्हें कुछ नहीं होता। अब जिमी के सामने एक कार रुकती है, जिसके अंदर एक आदमी बैठा है जिसका नाम सूट है। वह जिमी से कहता है कि बॉस ने तुम्हें याद किया है। इसके बाद वह जिमी को उसके बॉस के पास ले जाता है, जिसका नाम फाल्को है। वह जिमी से कहता है कि मैंने तुमसे जिस ट्रक को सही पते पर ले जाने को कहा था, वह अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। अगर ट्रक सही पते पर नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही वह जिमी से एक और ट्रक पहुंचाने को कहता है। अब जिमी सोफिया को अपने साथ उस ट्रक में बैठाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन फाल्को अब जिमी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वह अपने आदमियों को उसके ट्रक के पीछे लगा देता है। लेकिन जिमी उन सभी को धोखा देकर वहां से भाग जाता है। आगे जाकर वह ट्रक को एक जगह पर रोक देता है। अब जिमी ट्रक खोलकर चेक करना शुरू करता है, लेकिन ट्रक खोलने के बाद उसे पता चलता है कि ट्रक के अंदर कई लड़कियां हैं। उन लड़कियों को लगता है कि शायद जिमी उनका अपहरण करता है, इसलिए उनमें से एक लड़की जिमी पर हमला करती है और यहां से भाग जाती है। उन लड़कियों में जिमी की गर्लफ्रेंड भी होती है, जिसका नाम डायना है। यहां से हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां डायना जिमी को बताती है कि उसे कॉलेज की ओर से एक कंपनी ने रखा है और उसे जिस कंपनी में जॉब मिली है वह बर्लिन में है, इसलिए उसे जॉब के लिए बर्लिन जाना है। लेकिन जिमी उसे जाने से मना कर देता है,
जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। अब कहानी वर्तमान में आती है और हमें पता चलता है कि इन सभी लड़कियों को नौकरी के बहाने फंसाया गया है। ये लड़कियां जिमी को बताती हैं कि उनके पेट के अंदर कोई डिवाइस लगाया गया है जो उन्हें मार रहा है। जिमी उन सभी लड़कियों को अस्पताल ले जाने लगता है, लेकिन कुछ लड़कियां उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वे यहां से चली जाती हैं। लेकिन जिमी की गर्लफ्रेंड और कुछ लड़कियां जिमी के साथ जाने का फैसला करती हैं। और जो लड़की जिमी को धक्का देकर भाग गई थी, वह एक घर के पास पहुंच जाती है और कैमरे में देखकर कहती है कि अगर तुम मेरे पेट का डिवाइस हटा दोगे तो मैं तुम्हें उन लड़कियों का पता बता सकती हूं जो भाग गईं। जैसे ही उसने यह कहा, उस घर का गेट खुल जाता है और वह लड़की अंदर चली जाती है। जिमी बाकी लड़कियों को लेकर अस्पताल जाने लगता है, लेकिन तभी फाल्को के आदमी वहां आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए जिमी उन सभी लड़कियों से कहता है कि वे सोफिया को छुए रहें ताकि उनकी जान बच सके। अब वे लड़कियां ऐसा ही करती हैं। वे सोफिया को अच्छे से छू लेती हैं ताकि फाल्को के आदमियों की गोलियों का उन पर कोई असर न हो। अब वे उसके आदमियों से बचकर अस्पताल पहुंच जाती हैं और वह लड़की उस घर के अंदर पहुंचती है जहां उसे एक रिमोट दिया जाता है, जिसके बाद उस लड़की से उस रिमोट का बटन दबाने के लिए कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वह लड़की उस रिमोट का बटन दबाती है, जिमी की गर्लफ्रेंड और बाकी सभी लड़कियां जो अस्पताल के अंदर जा रही थीं, एक एक करके विस्फोट में उड़ जाती हैं। इसका मतलब था कि उन लड़कियों के पेट के अंदर जो डिवाइस लगाया गया था वह असल में एक बम था। दूसरी ओर जिसने भी रिमोट का इस्तेमाल किया वह लड़की भी विस्फोट में मारी जाती है। यहां हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कोबेक है और कोबेक इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है, जिसने उन सभी लड़कियों के पेट के अंदर वह बम लगाया है। अब जिमी और सोफिया को भी कोबेक ने पकड़ लिया है। जिमी अपने दोस्त गैरी को सेल के अंदर पाता है, इसलिए वह उससे अपने पैसे के बारे में पूछता है, लेकिन गैरी उसे बताता है कि उसे अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। यह सुनकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है और वह उससे झगड़ा करने लगता है। दूसरी ओर जिस सेल के अंदर सोफिया को बंद किया गया है वहां और भी कई लड़कियां हैं। अब कोबेक के डॉक्टर उन सभी लड़कियों को एक एक करके सेल से बाहर निकालकर उनके पेट को दबाते हैं ताकि उनके पेट के अंदर वही बम फिट किया जा सके। इसके बाद जब सोफिया की बारी आती है तो उसे ऑपरेशन के लिए एक टेबल पर लेटा दिया जाता है। जब उसके चेहरे पर निशान बनाने के लिए उसके चेहरे पर एक लेजर लाइट लगाई जाती है तो उस लेजर लाइट का उसके चेहरे पर कोई असर नहीं होता। इसके अलावा जब डॉक्टर उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देता है तो सुई मुड़ जाती है। इसके बाद जोफिया कोबेक के आदमियों पर हमला करती है, लेकिन वे उस पर गोली चलाने लगते हैं, पर गोलियों का जोफिया पर कोई असर नहीं होता। फिर वह ऑपरेशन वाले चाकू से डॉक्टर की गर्दन काट देती है। वहां और भी लड़कियां थीं जिन्हें वह अपने साथ ले जाती हैं और वहां से भाग जाती है। इसके बाद हमें अस्पताल का दृश्य दिखाया जाता है जहां एक बूढ़ी औरत जोफिया की तस्वीर बना रही है। उसके पास जया नाम की एक लड़की है जो एक फोटोग्राफर है और वह उस स्केच की बहुत सारी तस्वीरें क्लिक करती है। अब जोफिया कोबेक की जेल से भागकर एक जहाज पर पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जया से होती है और स्केच की मदद से वह उसे पहचानती है कि वह वही लड़की है जिसके बारे में बूढ़ी औरत बात कर रही थी। अब जया उसे स्केच दिखाने लगती है और उसे बताती है कि यह स्केच एक बूढ़ी औरत ने बनाया था। अब सीन बदलता है और हमें जेमी दिखाई जाती है जिसे कोबेक ने एक झील के ऊपर उल्टा लटका दिया था। वह जिमी को इस झील में डुबाने वाली थी और ऐसा करके उसे बहुत मजा आने वाला था। अब कोबेक जिमी को पानी में डुबो देती है और वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही जोफिया पानी के नीचे आती है और जिमी को छूती है, जिससे उसकी जान बच जाती है और कुछ समय बाद वह उसे पानी से बाहर निकाल लेती है। यहां जोफिया जिमी को अपनी सच्चाई बताना शुरू करती है। असल में वह बूढ़ी औरत जो जोफिया की तस्वीर बना रही थी, उसने जोफिया को एक वरदान दिया था जिससे उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। जोफिया 100 साल की है और अब वह हमेशा ऐसी ही रहने वाली है।
लेकिन यह वरदान अब उसके लिए श्राप बन गया है और अब वह इससे छुटकारा पाना चाहती है। वह जिमी को बताती है कि बूढ़ी औरत एक मंत्र मेरे कान में फुसफुसाएगी और मैं इस मंत्र को किसी और व्यक्ति को सुना सकती हूं। जब वह जिमी को उस बूढ़ी औरत द्वारा बनाई गई तस्वीर दिखाती है तो उसे समझ में आता है कि वह बूढ़ी औरत उसी अस्पताल में है जहां उसके पिता भर्ती थे। फिर जिमी उससे कहता है कि मेरे पिता मरने वाले हैं, तो तुम्हें मेरे पिता को वह मंत्र सुनाना चाहिए जिससे वह अमर हो जाएं, और ऐसा करके तुम भी इस वरदान से छुटकारा पा सकती हो। अब दोनों अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पेल्को और कोबेक भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। जब जोफिया उस बूढ़ी औरत के पास जाती है तो देखती है कि वह जल्द ही मरने वाली है। जिमी अपने पिता को उस बूढ़ी औरत के पास ले जाता है और वह मरने ही वाली थी। इससे पहले कि वह जोफिया के कान में मंत्र फुसफुसाए, अस्पताल के अंदर पहुंचने पर पेल्को और कोबेक के लोग उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जिमी जोफिया और अपने पिता को लेकर अस्पताल से बाहर निकल जाता है। बाहर भी उनके कई आदमी हैं जो लगातार उन पर गोलियां चला रहे हैं। इसलिए जिमी अपने पिता को एक जगह छिपा देता है और वह जोफिया का हाथ पकड़ लेता है ताकि किसी भी गोली का उन पर कोई असर ना हो। लेकिन उसके पिता यह सब देख रहे होते हैं और इसे देखकर वह बहुत हैरान होते हैं। इसलिए वह बाहर आकर पेल्को और कोबेक की ओर बढ़ने लगते हैं और वहां जाकर दोनों को गोली मार देते हैं। यहां हमें पता चलता है कि जिमी का पिता शहर का सबसे बड़ा माफिया है, क्योंकि पेल्को और कोबेक उसके लिए काम करते हैं। जिमी का पिता अपने बेटे से कहता है कि मैंने तुम्हें जोफिया तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे पता था कि केवल तुम ही जोफिया तक पहुंच सकते हो और उससे मंत्र प्राप्त कर सकते हो जिससे मैं अमर हो सकता हूं। वास्तव में अब तक जिमी पर जितने भी हमले हुए हैं वे सभी उसके पिता ने ही किए हैं, ताकि उसे पता चल सके कि उसके साथ वाली लड़की जोफिया है। अब सच्चाई जानने के बाद जिमी अपने पिता का सामना करता है। ऊपर से वह बहुत गुस्से में है, इसलिए वह जोफिया के साथ यहां से निकलने लगता है। उसके पिता जिमी से अनुरोध करते हैं कि जोफिया को उसके कान में मंत्र सुनाना चाहिए ताकि वह अमर हो सके, लेकिन जिमी उनकी बात नहीं सुनता, जिससे वह उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन जिमी जोफिया का हाथ पकड़े हुए था, जिससे गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। इस फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है।